गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं B.Ed सेकंड पेपर ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट 3। 2 पार्ट्स अभी हम लोगों ने कर लिए हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ मतलब जब सामने वाला अपने बारे में स्वयं बताता हो। ठीक है। आत्मनिष्ठ विधियों को कभी कभी प्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं के द्वारा हो रही है, क्योंकि इनमें व्यक्ति से सीधे जानकारी प्राप्त की जाती है। तो फर्स्ट विधि है इसमें आत्मलेखन मतलब ऑटोबायोग्राफी। इस विधि में क्या होता है, व्यक्ति को अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं, अनुभवों, विचारों और भावनाओं का विस्तृत विवरण स्वयं लिखने के लिए कहा जाता है। इसका उपयोग क्या है? इसमें व्यक्ति की आंतरिक दुनिया, मूल्य प्रणाली, संघर्षों और आकांक्षाओं को समझने में मदद मिलती है। शिक्षक इस विधि का उपयोग छात्रों की पृष्ठभूमि और आत्मबोध को समझने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो टीचर बच्चे से कहेंगे बेटा क्या प्रॉब्लम है, इसको लिखो। ठीक है, तो समझेंगे उसको। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति जानबूझकर अपने दोषों को छिपा सकता है या वास्तविकता को विकृत कर सकता है, जिससे विश्वसनीयता कम हो जाती है। ये बात सही है। फिर है जीवन इतिहास विधि या व्यक्तित्व अध्ययन या केस स्टडी। यह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए उसके जीवन के सभी पहलुओं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, पारिवारिक, शैक्षिक और सामाजिक का गहन और विस्तृत अध्ययन है। इसमें विभिन्न स्रोतों, परिवार, शिक्षक, दोस्त, रिकॉर्ड से डेटा एकत्रित किया जाता है। इसका उपयोग क्या है? यह विधि मुख्य रूप से असामान्य या समस्याग्रस्त व्यवहार करने वाले व्यक्तियों जैसे अपराधी, मंदबुद्धि या गंभीर रूप से समायोजित न होने वाले के उपचार और कारणों को समझने के लिए उपयोगी है। इसका दोष क्या है? ये बहुत समय लेने वाली और महंगी विधि है। निष्कर्ष अक्सर व्यक्तिनिष्ठ होते हैं और उनका सामान्यीकरण अन्य व्यक्तियों पर करना कठिन होता है। साक्षात्कार विधि, यह विधि आमने सामने की अंतःक्रिया है। इसमें परीक्षक व्यक्ति से उसके व्यवहार, रुचियों, दृष्टिकोणों और अनुभवों के बारे में पूछता है। यह संरचित या असंरचित हो सकता है। इसका उपयोग परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन और विभिन्न नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया में किया जाता है। यह व्यक्ति के भावनाओं और विचारों को सीधे समझने का अवसर प्रदान करता है। इसके दोष क्या है? परिणाम परीक्षक की योग्यता और पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि सामाजिक रूप से वांछनीय उत्तर दे सकता है। प्रश्नावली, इसमें प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है जिसे व्यक्ति को स्वयं भरकर लौटाना होता है। प्रश्न सीधे होते हैं और उनका उत्तर हाँ, नहीं या बहुविकल्पीय प्रारूप में दिया जाता है। इसका उपयोग, यह विधि कम समय और कम लागत में बड़े समूह से जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रयोग होती है। इसका उपयोग अक्सर रुचि, दृष्टिकोणों और व्यक्तित्व लक्षणों के आंकलन के लिए किया जाता है। दोष क्या है? पूरी जानकारी न देना, प्रश्नों को गलत समझना या झूठे उत्तर देना संभव है। जिन लोगों को पढ़ने लिखने में समस्या होती है उनके लिए यह उपयोगी है। अनुसूची विधि, यह प्रश्नावली के समान है, लेकिन इसमें प्रश्नों के उत्तर स्वयं व्यक्ति द्वारा नहीं भरे जाते, बल्कि परीक्षक प्रश्नों को पूछता है और स्वयं उत्तर को भरता है। उपयोग, यह विधि अशिक्षित और अर्धशिक्षित लोगों से डेटा एकत्रित करने के लिए उपयोगी है। क्योंकि कौन कौन भर रहा है इसको? परीक्षक खुद ही भर रहा है इसको। जहाँ साक्षात्कार के लचीलेपन और प्रश्नावली की क्रमबद्धता दोनों का लाभ मिलता है। दोष क्या है? यह साक्षात्कार के दोषों जैसे परीक्षक का पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है। इन विधियों का उपयोग शिक्षक के क्षेत्र में छात्रों के व्यक्तिगत समायोजन और व्यवहार संबंधी समस्याओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अब हमारा सक्रिय अनुबंधन और शास्त्रीय अनुबंधन में अंतर 2019। अंतर का आधार, प्रतिपादक, प्रक्रिया, आधारभूत सिद्धांत, व्यवहार की प्रकृति, उद्दीपक की भूमिका, अधिगम का केंद्र, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण और जीव की भूमिका। चलिए देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या चीज़ होती है। शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन।
प्रतिपादक कौन है? पावलोव। इसमें कौन है? स्किनर। इसका नाम क्या है? अनुक्रिया अनुबंधन, अनुक्रियात्मक अनुबंधन। और इसमें क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। आधारभूत सिद्धांत उद्दीपक का अनुबंधन और ये पुनर्बलन का अनुबंधन। व्यवहार की प्रकृति क्या है? व्यवहार अनैच्छिक या प्रतिवर्त होता है या उद्दीपक द्वारा स्वतः उत्पन्न होता है। इसमें क्या है? व्यवहार ऐच्छिक या स्वैच्छिक होता है। जीव किसी परिणाम को पाने के लिए व्यवहार करता है। इसमें उद्दीपक की भूमिका क्या है? अनुक्रिया उद्दीपक पर निर्भर करती है। उद्दीपक पहले आता है, ठीक है, यानी कि इसमें इन्होंने जो उस पर की थी ना, शायद चूहे पे की थी इन्होंने, फिर अनुक्रिया लार होती है। अब अनुक्रिया परिणाम पर निर्भर करता है। उद्दीपक यानी पुरस्कार या दंड अनुक्रिया के बाद आता है। अधिगम का केंद्र अनुक्रिया का उद्दीपक से जुड़ना, और यहाँ पे है अनुक्रिया का उसके परिणाम से जुड़ना। सबसे उदाहरण क्या है? जैसे भय, फोबिया, शारीरिक प्रतिभा जैसे कि लार आना, पलक झपकाना। और इसमें क्या है? आदतें, कौशल सीखना, शैक्षिक व्यवहार जैसे गृह कार्य करना। जीव की भूमिका क्या इसमें? निष्क्रिय है। जीव उद्दीपक को ग्रहण करता है। इसमें सक्रिय जीव अपने व्यवहार को चुनता है और उसे दोहराता है। उदाहरण क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन में जब छात्र स्कूल की घंटी यानी कि सुनते हैं तो उन्हें भूख लगती है या फिर वो उठते हैं कि छुट्टी हो चुकी है, चलो। अनुक्रिया तो यह शारीरिक अनुबंधन है, इसमें छात्र का व्यवहार अनिच्छिक है, ठीक है, उसकी इच्छा नहीं, घंटी बजेगी तभी वो उठेगा। जब छात्र अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो शिक्षक से प्रशंसा यानी पुनर्बलन मिलता है, तो वे भविष्य में उस व्यवहार को दोहराते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा काम कर लेता है तो वेरी गुड बोलेंगे तो बार बार उसको काम को करेगा। और ये बच्चों का जो अच्छा काम करना क्या है? ये स्वैच्छिक है, और परिणाम इसका क्या आ रहा है? प्रशंसा पर निर्भर है। अभिवृद्धि और विकास में अंतर 16, 17, 23। अर्थ क्या है इसका देख लेते हैं। अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है? अभिवृद्धि शारीरिक अंगों में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है, जैसे ऊंचाई, भार, आकार में वृद्धि। विकास क्या है? ये समग्र रूप से होने वाले मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है, जैसे कार्यक्षमता, परिपक्वता और व्यवहार में सुधार। इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप संकीर्ण है, यह केवल व्यक्ति के शारीरिक पक्षों तक ही सीमित है। और विकास क्या है? विकास का स्वरूप व्यापक है, ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक सभी पक्षों को समाहित करता है। मापन विधि क्या है? अभिवृद्धि प्रत्यक्ष रूप से मापने योग्य होती है, इसे सेंटीमीटर, किलोग्राम या इंच में मापा जा सकता है। विकास क्या है? ये सीधे मापने योग्य नहीं होती, बल्कि इसका मूल्यांकन व्यवहार की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार के आधार पर किया जाता है। समय सीमा अभिवृद्धि एक निश्चित समय मतलब लगभग प्रौढ़ावस्था तक चलती है और फिर रुक जाती है। और विकास क्या है? ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। परिणाम में यह व्यक्ति की ओर ले जा सकती है या नहीं भी ले जा सकती है। यह केवल आकार में वृद्धि करती है और हमेशा परिवर्तन की ओर ले जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप परिपक्वता आती है। संरचना और कार्य अभिवृद्धि का मुख्य रूप से शरीर की संरचना में परिवर्तन से संबंधित है, और विकास ये मुख्य रूप से कार्यक्षमता में सुधार से संबंधित है। अन्योन्याश्रय मतलब और भी चीज़ें। अभिवृद्धि विकास का एक हिस्सा है। अभिवृद्धि के बिना भी विकास संभव है, जैसे मानसिक विकास, ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ रही तो भी मानसिक विकास तो हो रहा है। ये अभिवृद्धि के बिना भी संभव है, जैसे सोचने की क्षमता बढ़ाना, ये अपने आप में एक पूर्ण क्रिया है। निष्कर्ष देखते हैं हम। अभिवृद्धि विकास का एक हिस्सा है, लेकिन विकास अपने आप में एक संपूर्ण व्यापक प्रक्रिया है। हर अभिवृद्धि विकास नहीं होती, लेकिन हर विकास में शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक और अभिवृद्धि निहित हो सकती है। अब हमारा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य खुशहाली से आप क्या समझते हैं? विभिन्न पहलू को समझाइए। 1920। तो पहले समझ लेते हैं कि खुशहाली है क्या, ठीक है। स्वास्थ्यता या खुशहाली किसी व्यक्ति के जीवन की वह सक्रिय और समग्र स्थिति है जिसमें वह केवल बीमारियों या कमजोरियों से मुक्त नहीं होता, बल्कि अपने जीवन के विभिन्न आयामों में संतुलन, संतुष्टि और पूर्णता का अनुभव करता है। यह एक गतिशील और सतत प्रयास है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की सर्वोत्तम क्षमता को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार खुशहाली केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक पूर्ण अवस्था है। सरल शब्दों में खुशहाली उस उच्चतम स्तर के जीवन की गुणवत्ता को संदर्भित करती है जिससे कोई व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार प्राप्त कर सकता है। खुशहाली के विभिन्न पहलू कौन कौन से? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, व्यवसायिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय। चलिए, आप चाहें तो इसको एक पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं, चाहे तो इसको पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब शारीरिक खुशहाली, यह शरीर की सर्वोत्तम कार्य क्षमता और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने से संबंधित है। यह पहला आधार है क्योंकि शारीरिक रूप से अस्वस्थ छात्र सीखने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। ठीक है। शैक्षिक महत्व में क्या? अच्छा, आहार में ये सीखा। ठीक है। संतुलित पोषण और हाइड्रेशन पर ध्यान देना। गतिविधि, छात्रों को नियमित व्यायाम, खेलकूद और योग के लिए प्रेरित करना ताकि वे, ये शारीरिक महत्व में, ये सारे शैक्षिक महत्व में सारे। ठीक है। प्रेरित करना ताकि वे शारीरिक बीमारियों से बचे रहें। आराम, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद के महत्व को समझाना क्योंकि यह स्मृति और संज्ञानात्मक कार्य क्षमता के लिए आवश्यक है। ठीक है। नींद भी पूरी चाहिए, नींद जरूरी है। मानसिक और बौद्धिक खुशहाली, यह मन को सक्रिय, जिज्ञासापूर्ण और रचनात्मक बनाए रखने की क्षमता है। यह सीखने और ज्ञान के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। शैक्षिक महत्व में जिज्ञासा, छात्रों को प्रश्न पूछने और आलोचनात्मक चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। रचनात्मक, नई समस्याओं का समाधान खोजने और विचारों को व्यक्त करने के लिए रचनात्मक आउटलेट प्रदान करना। निरंतर सीखना, यह भावना विकसित करना कि सीखना जीवन पर्यंत चलता है, न कि केवल डिग्री प्राप्त करने तक। अब संवेगात्मक खुशहाली, यह अपनी और दूसरों की भावना को समझने, उनका प्रबंधन करने और चुनौतियों के सामने लचीलापन बनाए रखने की क्षमता है। शैक्षिक महत्व में है तनाव प्रबंधन, आत्म जागरूकता और सकारात्मकता। तनाव प्रबंधन, छात्रों को परीक्षा, दबाव और व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने के लिए विश्राम तकनीकें सिखाना, यानी कि किस तरह से तनाव को दूर किया जाता है उसे बताना। आत्म जागरूकता, छात्रों को अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखना जिससे संवेगात्मक स्थिरता कम हो। ठीक है। ज़्यादा बच्चा इधर उधर ना सोचे। सकारात्मकता, निराशा के बजाय आशावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। खुशहाली, सामाजिक खुशहाली, यह दूसरों के साथ सार्थक, सहायक और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करने की क्षमता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए सामाजिक समर्थन खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है। शैक्षिक महत्व, सामूहिक कार्य, सहकारी शिक्षण और समूह परियोजनाएं करवाना। सहिष्णुता, सांस्कृतिक विविधता को समझाना और भेदभाव रहित व्यवहार विकसित करना। संचार कौशल, छात्रों में प्रभावी ढंग से बातचीत करने और सुनने की क्षमता विकसित करना। व्यावसायिक खुशहाली, यह अपने कार्य, अध्ययन से संतुष्टि महसूस करने और व्यक्तिगत मूल्यों को काम में समाहित करने से संबंधित है। शैक्षिक महत्व में क्या? कैरियर मार्गदर्शन, छात्रों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुरूप कैरियर चुनने में मदद करना। कौशल विकास में उन्हें केवल एकेडमिक ज्ञान ही नहीं बल्कि बाजार की मांग के अनुसार व्यावसायिक कौशल प्रदान करना। कार्य संतुष्टि, छात्रों को उनके अध्ययन में उद्देश्य और महत्व की भावना खोजना और सिखाना। आध्यात्मिक खुशहाली, यह जीवन में गहन उद्देश्य, अर्थ और मूल्य की भावना खोजना है। यह धार्मिक होने से भिन्न है, यह व्यक्ति के आंतरिक नैतिक कंपास से संबंधित है। शैक्षिक महत्व में मूल्यों का विकास, छात्रों में ईमानदारी, करुणा और सत्य जैसे नैतिक मूल्यों को विकसित करना। आत्मानुशासन, बाहरी नियंत्रण के बजाय आंतरिक नैतिक मापदंडों के आधार पर व्यवहार को नियंत्रित करना या सीखना। अर्थ की खोज, छात्रों को यह समझने के लिए प्रेरित करना कि वे समाज और दुनिया में कैसे सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण खुशहाली,
पर्यावरणीय खुशहाली का अर्थ है पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाना और ये समझना कि आपका पर्यावरण आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। यह इस जागरूकता को दर्शाता है कि हम एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा हैं और हमारा व्यक्तित्व स्वास्थ्य हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है, यानी कि हम एनवायरनमेंट में शामिल हैं। शैक्षणिक महत्व क्या? पर्यावरण संरक्षण, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना, उन्हें पुनर्चक्रण, जल संरक्षण और ऊर्जा की बचत की महत्व को सिखाना। स्वस्थ वातावरण, यह सुनिश्चित करना कि छात्र साफ, सुरक्षित और पूर्ण वातावरण घर, स्कूल, समुदाय में रहे। अच्छी हवा और पानी की गुणवत्ता शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रकृति से जुड़ाव, छात्रों को बाहरी गतिविधियों और प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करना। शोध बताते हैं कि प्रकृति में समय बिताने से तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। जागरूकता, छात्रों को वैश्विक पर्यावरणीय चुनौती जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता का नुकसान के बारे में जागरूक करना और उन्हें समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना। यह आयाम छात्रों को सतत विकास और एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनाने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम स्थानांतरण या हस्तांतरण प्रभावित करने वाले कारक, प्रकार एवं शिक्षणीय अर्थ। ठीक है, अब देखिए 17, 20, 21, 22, 23, 25। पहले देख लेते हैं अधिगम क्या है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यह केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि व्यवहार को संशोधित करना है। परिभाषाएं, वुडवर्थ के अनुसार अधिगम विकास की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख होता है, ये व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, कौशल या आदत किसी अन्य विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम या प्रदर्शन को प्रभावित करती है। ठीक है, यानी कि आपने एक बार सीख लिया तो वो आपकी जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, वो दूसरे में भी काम आ रहा है। तो फर्स्ट हमारा सकारात्मक, जब पहले सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायता करता है तो इसे हम सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे साइकिल चलाने सीखने के बाद मोटरसाइकिल चलाना सीखना आसान हो जाता है। नकारात्मक, जब पहले सीखा हुआ ज्ञान नए सीखने में बाधा डालता है यह रुकावट उत्पन्न करता है तो इसे हम नकारात्मक कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने वाले व्यक्ति के लिए बाएं हाथ से लिखने का प्रयास करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। शून्य, जब सीखा हुआ ज्ञान नए सीखने पर न तो सहायता करता है न ही बाधा डालता है तो इसे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। इतिहास पढ़ने का कौशल गणित के फॉर्मूले याद करने में कोई प्रभाव नहीं डालता है। द्विपार्श्वीय स्थानांतरण, जब शरीर का एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण पूरे शरीर के दूसरे भाग को प्रभावित करता है। जैसे दाएं हाथ से टाइपिंग करने के लिए बाएं हाथ की उंगलियां भी थोड़ी तेज चलने लगती है। अब इसके कारक कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला है सीखने की अनुभूतियों की गुणवत्ता। यदि पहला अधिगम सतही, त्रुटिपूर्ण या पूर्ण है तो उसका स्थानांतरण नकारात्मक या शून्य होगा। विस्तार से देखते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले अधिगम में स्पष्टता, सटीकता और पूर्णता शामिल होती है। जब छात्र मूल सिद्धांतों और अवधारणा को गहराई से समझते हैं तो वे उन सिद्धांतों को नई विभिन्न परिस्थितियों में अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू कर पाते हैं, जिससे सकारात्मक स्थानांतरण होता है। बोध तथा अभ्यास की गहराई, प्रभाव, रटने की तुलना में गहन समझ और पर्याप्त अभ्यास सकारात्मक स्थानांतरण को कई गुना बढ़ा देती है। जैसे मैं अभी पढ़ तो मैं रही हूँ लेकिन समझना है आपको, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। बोध की गहराई, यदि छात्र किसी कौशल के क्यों समझते हैं यानी अंतर्निहित सिद्धांतों वे कौशल को आसानी से नई समस्याओं पर लागू कर सकते हैं। अभ्यास की गहराई, थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम के अनुसार पर्याप्त अभ्यास बंधन को मजबूत करता है। ठीक है, इससे ज्ञान अधिक सुसंगठित होता है और पुनः स्मरण और स्थानांतरण आसान हो जाता है। सीखने की दो परिस्थितियों के बीच समानता, इसका प्रभाव, अधिगम की पुरानी और नई परिस्थितियों के बीच जितनी अधिक समानता विशेष रूप से उद्दीपक सामग्री या सिद्धांतों में होगी, स्थानांतरण उतना ही सकारात्मक होगा। विस्तार, यह थॉर्नडाइक के समान तत्वों के सिद्धांत पर आधारित है। सकारात्मक स्थानांतरण क्या होगा? यदि गणित ये एक सूत्र का उपयोग विज्ञान की समस्याओं को हल करने में किया जाता है तो तत्वों की समानता के कारण सकारात्मकता स्थानांतरण होता है। यदि दो परिस्थितियों में मामूली अंतर और छात्र भ्रमित हो जाता है तो नकारात्मक स्थानांतरण हो सकता है। जैसे अलग अलग देशों में वाहन चलाने के नियम।
अधिगम अनुभूतियों की विविधता। एक ही कौशल को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और संदर्भों में सीखने से उसका सामान्यकरण आसान हो जाता है, जिससे हस्तांतरण व्यापक हो जाता है। विस्तार है। यदि शिक्षक किसी एक सिद्धांत को समझाने के लिए केवल एक उदाहरण का उपयोग करता है तो छात्र उसी उदाहरण तक सीमित रह जाते हैं। इसके विपरीत यदि कई विविध उदाहरण दिए जाते हैं तो छात्र सिद्धांत को अमूर्त समझने लगते हैं और उस अप्रत्याशित नई स्थितियों में भी लागू करने में सक्षम होते हैं। अधिगम अनुभूतियों का संदर्भ। यह प्रभाव वह संदर्भ जिसमें ज्ञान सीखा जाता है, जैसे प्रयोगशाला में, कक्षा में, वास्तविक जीवन में, और शिक्षक का उद्देश्य हस्तांतरण की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। वास्तविक जीवन से जुड़ा। यदि ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं जैसे परियोजना कार्यों के संदर्भ में सीखा जाता है तो छात्र उसे दैनिक जीवन की नई समस्याओं में आसानी से हस्तांतरित कर पाते हैं। शिक्षण का उद्देश्य। जब शिक्षक छात्रों को स्पष्ट रूप से ये बताता है कि यह ज्ञान भविष्य में कहाँ उपयोग होगा तो छात्र उसके उद्देश्यों के साथ ज्ञान अर्जित करते हैं, जिससे हस्तांतरण के लिए उनकी मानसिक तैयारी बढ़ जाती है। ये कारक शिक्षक को समझने में मदद करते हैं कि कक्षा में शिक्षण की रणनीति क्या होनी चाहिए, ताकि छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान केवल पुस्तकीय न रहे बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी हो सके। अधिगम हस्तांतरण के शैक्षिक निहितार्थ। अर्जित ज्ञान का उपयोग। हस्तांतरण में परिशिक्षण, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मानसिक योग्यता, पर्याप्त अभ्यास, व्यवहारिक ज्ञान, सहचार्य के नियमों का प्रयोग, समानताओं का परिचय, सामान्यीकरण के अवसर, भविष्य का ज्ञान, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता, तथ्यों की जानकारी, आदर्श और मूल्य। चलिए जल्दी से इसको फिनिश कर लिया जाता है। ठीक है। शिक्षक को छात्रों को सिखाना चाहिए कि वह अपने पुराने ज्ञान को नई और अपरिचित समस्याओं पर सक्रिय रूप से कैसे लागू करेंगे। ठीक है। जब उनको आता है तो वो अपने नए ज्ञान पर उसको लागू करके और अच्छे से बेटर करें। शिक्षण का आयोजन इस प्रकार हो कि छात्र सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग वास्तविक जीवन और प्रायोगिक परिस्थितियों में करना सीखे, जिससे ज्ञान केवल परीक्षा तक सीमित ना रहे। हस्तांतरण में परिशिक्षण। छात्रों को केवल तथ्य नहीं सिखाए जाने चाहिए बल्कि उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि सीखने के तत्वों को नई स्थिति में पहचानना और हस्तांतरित करना कैसे है। उपयोग। शिक्षक को कक्षा में उदाहरणों और प्रतिरूपों का प्रयोग करना चाहिए। दर्शाते हैं कि एक कौशल का सिद्धांत को विभिन्न संदर्भों में कैसे उपयोग करें। व्यक्तिगत विभिन्नता। सभी छात्रों में हस्तांतरण की क्षमता एक जैसी नहीं होती। उच्च बुद्धि वाले छात्र सिद्धांतों को तेजी से और सामान्यीकृत करते हैं, जबकि मंद बुद्धि छात्रों को अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे ये देखिए, ये व्यक्तिगत विभिन्नता में हम लोग पढ़ चुके थे ना। मानसिक एवं पर्याप्त अभ्यास। अधिगम हस्तांतरण को सफल बनाने के लिए सीखने वाले की मानसिकता, तत्परता और अभ्यास की मात्रा दोनों आवश्यक है। उपयोग किया। छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने के साथ साथ शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि अभ्यास कार्य इतना हो कि ज्ञान स्थायी बन जाए, लेकिन इतना भी अधिक ना हो कि वो उबाऊ बन जाए। ठीक है। तो बच्चों का मानसिक भी देखना है। निहित व्यवहारिक ज्ञान। शिक्षण सामग्री को व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ा जाना चाहिए। उपयोग किया। सैद्धांतिक अवधारणाओं जैसे भौतिकी के नियम को वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों जैसे पुल का निर्माण या गेंद फेंकना के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जिससे ज्ञान का हस्तांतरण सकारात्मक हो। ठीक है। वास्तविक जीवन की जो चीज़ें उसको भी समझाना है। साहचर्य के नियम जैसे समानता, निकटता और या विरोधाभास सीखने की दो स्थितियों को जोड़ने में मदद करता है। इसका उपयोग शिक्षक को नई अवधारणा को पुरानी परिचित अवधारणाओं के साथ जानबूझकर जोड़कर साहचर्य स्थापित करके पढ़ाना चाहिए, ताकि हस्तांतरण सुगम हो। जो पुरानी चीज़ें हैं वो बच्चों को बताई जानी चाहिए। समानताओं का परिचय। हस्तांतरण की संभावना बढ़ाने के लिए शिक्षक को दो विषयों या परिस्थितियों के बीच की समानता को स्पष्ट रूप से उजागर करना चाहिए। उपयोग। किसी एक विदेशी भाषा जैसे स्पेनिश को पढ़ाते समय शिक्षक को दूसरी भाषा जैसे फ्रांस के समान व्याकरणिक तत्वों का उल्लेख करना चाहिए। सामान्यीकरण के अवसर।
छात्र जब किसी सिद्धांत का सामान्यीकरण करना सीख जाते हैं तभी वे उसे प्रशिक्षित नई स्थिति में लागू कर पाते हैं। इसका उपयोग क्या है? शिक्षण को उदाहरण से सिद्धांत आगमन विधि की ओर ले जाना चाहिए, जिससे छात्र स्वयं नियम स्थापित करने और उन्हें व्यापक रूप से लागू करने का कौशल विकसित कर सके। भविष्य का ज्ञान। यदि छात्र को पता है कि वर्तमान में वह क्या सीख रहा है तो वह ज्ञान भविष्य में कहाँ उपयोगी, तो सीखने के प्रति उसकी प्रेरणा बढ़ जाती है। शिक्षक को शिक्षण के दौरान छात्रों को उस ज्ञान के भविष्य के उपयोग के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, जैसे बीजगणित का उपयोग इंजीनियरिंग में होता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर और मन वाला छात्र ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह प्रभावी ढंग से ज्ञान को स्थानांतरित कर सकता है। इसका उपयोग है, स्कूल के वातावरण को तनाव मुक्त रखना चाहिए और छात्रों को पर्याप्त आराम, पोषण और शारीरिक गतिविधि के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। तथ्यों की जानकारी। किसी भी सिद्धांत को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए बुनियादी तथ्यों और अवधारणाओं की सटीक जानकारी होना आवश्यक है। इसका उपयोग है, शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र मूल तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझें, क्योंकि अधूरे ज्ञान का स्थानांतरण नए नकारात्मक या त्रुटिपूर्ण हो सकता है। ठीक है, यानी कि तथ्यों की जानकारी पूरी होनी चाहिए। आदर्श और मूल्य। मूल्य और आदर्शों जैसे ईमानदारी, सहयोग, निष्पक्षता और स्थानांतरण न केवल एक कक्षा से दूसरी कक्षा में बल्कि स्कूल से सामाजिक जीवन में भी होता है। यानी कि एक चीज़ आपको बच्चों को बता दी जाएगी, बेटा झूठ बोलना गलत है, तो ये बच्चों के दिमाग में चलता ही रहता है और ये सामाजिक जीवन में भी सहयोग देती है। उपयोग क्या? शिक्षक को आदर्शों के उपदेश के रूप में नहीं बल्कि स्वयं के व्यवहार और शिक्षा की गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में अंतर्निहित करना चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसको आप लोग देख लेंगे 2-3 बार, जब इसको पढ़ते रहेंगे कंटिन्यू तो आपको समझ में आ जाएगा। मिलेंगे पार्ट 4 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।